बहुत सारे साथियों के लिए वहां से रिजाइन किया था, क्योंकि हमने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो चीज सीखी थी और जो चीज देखी थी वो मुझे नहीं मिल पा रही थी। मैंने ये देखा है हमेशा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की जब हम शुरुआत करते हैं, किसी को भी कोई बिजनेस प्लान दिखाते हैं, शो करते हैं, तो हम लोग एक एग्जांपल देते हैं कि कंपनी से कंज्यूमर को सीधा सामान पहुंचता है तो उसे डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग में कंपनी से कंज्यूमर को सीधा सामान पहुंचेगा तो वो हमें सस्ता मिलेगा और अच्छा मिलेगा। लेकिन हमेशा एक सवाल दिल को छूता रहता है और मैं खुद से ये सवाल पूछता रहता हूँ कि क्या वास्तव में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ये जो हम एग्जाम्पल देते हैं वो सटीक साबित हुआ है? तो अंदर से आवाज आती है कि नहीं, हर कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स को काफी महंगा निकाला है। एग्जाम्पल जरूर हम सस्ते का देते हैं, लेकिन वो महंगा सामान होता है। अब उस महंगे सामान को छुपाने के लिए, उसकी प्राइस को छुपाने के लिए हमें कई तरह के हथकंडे अपनाने पड़ते हैं। उन हथकंडों में ये होता है कि हम या तो उस प्रोडक्ट का डेमो दिखाएंगे, या फिर हम उन प्रोडक्ट की क्वालिटी की बार बार बात करेंगे, या हम सपने दिखाएंगे, कार बुक दिखाएंगे, बड़े लीडरों के चेक दिखाएंगे, या कंपनियों की प्रोफाइलें दिखाएंगे। अब ये सारी चीजें जो हम दिखाते हैं, क्या उन चीजों से हमारे घर में फर्क पड़ता है? नहीं। हम जो एग्जाम्पल दे रहे थे, कंपनी से कंज्यूमर को सीधा सामान पहुंचता है तो सस्ता पहुंचता है, ये कहीं भी सटीक साबित नहीं हो रहा था। और ये चीज हर एक आम आदमी को, क्योंकि भारत एक मिडिल क्लास कंट्री है, यहाँ पर साधारण लोग ज्यादा रहते हैं और वही साधारण लोग अपने सपने पूरे करना चाहते हैं। अब उनके सपने पूरे नहीं होंगे तो वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आने का फायदा क्या हुआ? तो वो उस चीज को देख के आते जरूर है, लेकिन ज्यादातर लोग नाकामयाब होते हैं। इस इंडस्ट्री को आज भारत में चलते हुए 25-30 साल हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद जो सक्सेस रेशियो है वो बहुत कम हुआ है। अब ये सक्सेस रेशियो कम इसीलिए हुआ है क्योंकि हम इस इंडस्ट्री को प्रॉपर समझ नहीं पाए हैं, या ये जो इंडस्ट्री जो हमें देना चाहती है, जो देना चाहिए था, वो नहीं दे रही है। इसलिए इस इंडस्ट्री में सक्सेस रेशियो बहुत कम है और नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। आज जब भी हम किसी के साथ में अपना प्लान दिखाने के लिए जाते हैं किसी के पास, तो वो ये कहते हैं कि जी हम तो बहुत जानते हैं, ये मेंबर मेकिंग सिस्टम होता है, ये होता है, या लोग डरते हैं, बड़ा नेगेटिव लेके रखते हैं। तो हमें उनको पॉजिटिव ये रखना है, क्योंकि हम आज बड़े अच्छे प्लेटफॉर्म पे है। जब भी मैंने ये देखा है कि हमने एक कंसेप्ट को छोड़ के, मैंने जब हैप्पी हेल्थ इंडिया को शुरू किया तो मैंने बहुत सारी चीजों का सामना किया था और बहुत सारी नेगेटिविटी का भी सामना किया था। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने उस नेगेटिविटी को अवॉइड किया, उस पर ध्यान देने के बजाय मैंने अपने काम पे फोकस किया। और बहुत सारे लोग इन चीजों से डरते हैं। मैं अपने बहुत सारे पुराने साथियों और अदर कंसेप्ट जिनमें प्रोडक्ट बहुत महंगे और अपने सपने पूरे नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं उन लोगों को यही कहूंगा कि चेंज करने में झिझकिए मत। जब चेंज होता है तो एक बड़ा बदलाव होता है हमारी लाइफ में भी, और जो बदलाव होता है वो हमेशा अच्छे के लिए होता है। जब हम चेंज करते हैं तो बहुत सारे चैलेंज तो आते ही है, मैं उन चीजों पे भी ज्यादा बातें नहीं करूंगा। लेकिन मैं आज ये बताऊंगा कि जब हम चेंज करते हैं तो कुछ कंपनियां जो हथकंडे अपनाती है, उनको मैं एक 3 मीनिंग्स में बताऊंगा कि 3 C हमारे पास हमारे ऊपर अप्लाई होते हैं अगर आप एक कंसेप्ट को छोड़ के एक अच्छे कंसेप्ट में जाते हो। जो हमारे साथी बने हुए थे वो हमारे थोड़े से दुश्मन भी बन सकते हैं, और वो जो चीजें करते हैं वो हमारे पास 3 C अप्लाई करते हैं। पहली चीज, हमें कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। हम अगर कन्विंस नहीं होते तो वो क्या करते हैं, पूरी तरह से कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि भाई मान जाओ, ये कंसेप्ट अच्छा है, कोई बात नहीं, प्रोडक्ट महंगे है तो कोई बात नहीं, इसकी क्वालिटी के ऊपर जाओ, इसकी प्रोफाइल के ऊपर जाओ। लेकिन प्रोफाइल से और क्वालिटी से कुछ नहीं होता। हमारे घर में अर्निंग कैसे आएगी, वो प्रोडक्ट के टर्नओवर से आएगी। प्रोडक्ट का टर्नओवर कैसे बढ़ेगा, वो लोगों की खरीद से होगा, और लोग खरीद कब करेंगे, जब उनकी पॉकेट को अलाउ करने वाले प्रोडक्ट हमारे पास होंगे। तो वो चीज है, तो वो पहले एक C अप्लाई करेंगे, हमें कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। अगर हम कन्विंस नहीं होते हैं तो वो हमें कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे कि ये तो ऐसे ही है, इनको तो 5 साल ही हुए हैं, इनके प्रोडक्ट को ज्यादा अच्छा नहीं है, ये पता नहीं क्या करते होंगे, क्या नहीं करते होंगे, कैसे पे आउट बांटते होंगे, इतना पे आउट बांट नहीं सकते हैं। तो ये चीजें कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे। तो मेरे दोस्तों को ये भी कहूंगा कि उनको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको लगे रहना है। और जब आप कंफ्यूज भी नहीं होते तो एक तीसरा C अप्लाई करेंगे, वो है करप्ट कर देना। तो वो आप ही को करप्ट कर देंगे कि तो इसके लायक नहीं था, ये तो खराब थे, ऐसे थे, वैसे थे, ऐसी चीजें करेंगे। तो इन चीजों से घबराना नहीं है। आपको अपने लक्ष्य को पूरा फोकस करना है, लक्ष्य को लगातार केंद्रित रखना है और उस लक्ष्य के हिसाब से काम करते रहना पड़ेगा। और वो लक्ष्य पे काम करने के लिए हमेशा आपको ये देखना होगा कि आपके लिए क्या बेहतर है, आप कौन सी इंडस्ट्री में, कौन से प्लेटफॉर्म पे सही तरीके से काम कर सकते हो। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब मैंने कंसेप्ट छोड़ा और उसके बाद में मैं कंटिन्यू सर्चिंग में था कि मुझे कुछ ऐसा कंसेप्ट करना है जो भारत के आम आदमियों के लिए बहुत अच्छा हो, लाभदायक। जो हमारी मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास जो पॉपुलेशन है, उन लोगों के घर में पैसा कैसे पहुंच सकता है, उनके
पहुंचने के लिए मैं जब सर्चिंग कर रहा था तो मैंने बहुत सारी कंपनियों को देखा, और जब मुझे कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा था तो ऐसे ही मेरी मुलाकात हो गई। मेरे एक मित्र है, मैं थैंक यू करना चाहूंगा सीताराम जी सर का, कि सीताराम जी सर थैंक यू कि आप इस इंडस्ट्री में मेरे। सीताराम जी से मेरी एक पुरानी जानकारी थी, मैंने उनसे बात करी, इनसे मिलना चाहा। जब मैं इनसे मिलने के लिए गया तो वो किसी को हैप्पी हेल्थ इंडिया का पैकेज दिखा रहे थे, और पैकेज दिखा के उसका प्लान दिखा रहे थे। जो मैंने पैकेज में जो प्रोडक्ट्स देखे, उन प्रोडक्ट से मुझे समझ में आया कि यार प्रोडक्ट की प्राइस बहुत रीजनेबल है और वेरायटी काफी अच्छी है। जब वो प्लान उसको दिखा रहे थे तो मुझे समझ में आ रहा था, वो दिखा किसी और को रहे थे लेकिन समझ में मुझे आ रहा था। लेकिन फिर भी मैंने एक डाउट रखा कि नहीं यार, मैं कुछ और देखूंगा, इससे बेहतर देखूंगा। सीताराम जी के सर के साथ में मैंने ज्वाइन तो किया, लेकिन मैंने उनको ये क्लियर कहा कि सर मैं अभी काम शुरू नहीं करूंगा, मैं उससे कुछ बेहतर की तलाश कर रहा हूँ। अगर इससे बेहतर मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो मैं वापस आके आपके साथ काम करूंगा। ये हमारी मुलाकात हुई थी फरवरी में। एक महीने तक मैं और भी सर्च करता रहा, कोई काम नहीं किया। एक महीने में जब मुझे और कोई कंसेप्ट इससे बेहतर नहीं मिला, क्योंकि जाहिर सी बात है बार बार मेरे दिमाग में वो प्रोडक्ट आ रहे थे कि इतनी वेरायटी, इतनी 20 रुपए किलो में नमक, और वो भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, ये मुझे थोड़ा सा हजम नहीं हो रहा था। इसलिए मैंने और सर्च किया। एक महीने बाद में घूम के मैं वापस आया मार्च में, और फिर मैंने डिसाइड किया कि सर मैं काम करना चाहूंगा और मिलके काम करते हैं, और बड़े लेवल पे काम करना चाहता हूँ। बड़ी सोच के साथ में आया हूँ, बड़ा काम करना चाहता हूँ। सीताराम जी ने मुझे साथ दिया, हमने काम करना शुरू किया, लेकिन एक और मर्फी अटैक आ गया। वो आप सब लोगों को पता है कि कोरोना की वजह से लॉकडाउन हो गया पूरे भारत में, जो हमें डेली रूटीन में चाहिए होती है। तो ये जब मैं जिनके पास भी गया और सब लोगों ने एकदम खुशी खुशी इस चीज को एक्सेप्ट किया कि सर ये इंडस्ट्री में ये जो प्लेटफॉर्म है, हैप्पी हेल्थ इंडिया का जो प्लेटफॉर्म है, ये वास्तव में लोगों को बहुत आगे लेके जाएगा, लोगों को बहुत कामयाब बनाएगा। तो मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ा। दोस्तों, जून का महीना मेरे लिए बहुत अच्छा साबित हुआ। पहले ही महीने में मैंने स्टार लेवल अचीव किया, और पहले महीने का जो मेरा पे आउट था वो करीब 50,000 रुपए का था। इससे मुझे अच्छा हौसला मिला, मेरे साथियों ने मुझे जो साथ दिया उससे मुझे बहुत बड़ा अच्छा लगा, और मैं फिर से आगे बढ़ा। अगले महीने में मैंने फिर से पूरी लगन और पूरी मेहनत के साथ में काम किया, लगातार आगे बढ़ता रहा। और जब मैं लगातार आगे बढ़ता रहा तो दूसरे महीने में भी मुझे और अच्छा प्रॉफिट मिला, अच्छा फायदा मिला, कि दूसरे महीने का जो मेरा पे आउट था वो करीब करीब 2 लाख रुपए के आसपास में, 2 लाख रुपए के आसपास में दूसरे महीने का पे आउट। और साथ ही साथ एक बहुत बड़ी खुशी कि मैंने हैप्पी हेल्थ इंडिया का जुलाई के महीने में टॉप लेवल अचीव कर लिया था, क्राउन स्टार लेवल अचीव कर लिया था। ये जो क्राउन स्टार लेवल है, ये सही मायने में बहुत बड़ा लेवल है। दोस्तों, हमेशा से मेरे दिल में एक आग लगी रहती है कामयाब होने की। मैं हमेशा ये देखता हूँ कि जो लोग कामयाब है, मुझे भी उनके बराबर में खड़े होना है, उनके साथ में होना है। और ये जो आग होती है, जो दिल में जो आग लगती है, ये हमें आगे बढ़ाती है। जब भी मैं किसी व्यक्ति को देखता हूँ, किसी लीडर को स्टेज पे देखता हूँ, उसका सम्मान होते हुए देखता हूँ, तो मैं अपने आप को कोशिश करता हूँ कि यार मुझे भी ये सम्मान मिलना चाहिए, मैं भी इसके लिए पूरी मेहनत करूंगा। और मैं दिल से मेहनत करता हूँ। अपने जो लीडर्स होते हैं, सीनियर लीडर्स होते हैं, उनसे मैं हमेशा सीखता हूँ कि कैसे मैं इस मुकाम पे पहुंच सकता हूँ, कैसे मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो मैं लगातार आगे बढ़ता रहता हूँ, उस आग को लेके रहता हूँ, और फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो हमेशा ये हमारे लिए सीखने की बात है कि जो लोग स्टेज पे है, जो लोग बड़े लेवल पे हैं, हम उनसे सीखें और उनके वहां पर हम इस लेवल पे कैसे पहुंच सके। दोस्तों, अभी मैंने हैप्पी हेल्थ इंडिया के साथ में 4 महीने पूरे कर लिए हैं, और 4 महीने में पिछले महीने का जो मेरा पे आउट था वो था 3,26,000 रुपए। तो ये देखिए कि इतने कम टाइम में, जून में शुरू किया, जुलाई में टॉप लेवल अचीव किया, और सितंबर में पे आउट मैंने 3,26,000 कर लिया। टोटल पे आउट में यहाँ से 4 महीने में करीब 8 लाख से प्लस ले चुका हूँ। तो ये एक समझने वाली बात है कि वास्तव में ये जो इंडस्ट्री है, हैप्पी हेल्थ इंडिया का जो प्लेटफॉर्म है, ये हमें बहुत जल्दी बहुत आगे बढ़ा सकता है। अब इस सिस्टम ने मुझे कैसे आगे बढ़ाया? इस सिस्टम ने मुझे आगे बढ़ाने के लिए मैंने एक थ्योरी का इस्तेमाल किया। एक थ्योरी क्या ली? वो एक थ्योरी है, एक मैनेजमेंट थ्योरी का मैंने सीखा था, और उसी थ्योरी को मैंने अपने जीवन में अप्लाई किया। वो थ्योरी है काश थ्योरी। काश, KASH, काश थ्योरी। अब ये काश वो वाला काश नहीं है जिसको हम कह सके कि काश मैं टाटा का बेटा होता तो बिरला की बेटी से शादी कर लेता। ये वो वाला काश नहीं है। ये वाला काश हमें नकारात्मकता की ओर लेके जाता है, नेगेटिविटी की ओर लेके जाता है। तो उस काश की बात मैं नहीं कर रहा। काश की मैं अगर फुल फॉर्म की बात करूं तो K स्टैंड्स फॉर नॉलेज, यानी कि नॉलेज। अब नॉलेज में मैं आपको ये कहूंगा कि ज्ञान और जानकारी, इन दोनों में बहुत फर्क होता है। शायद आप भी समझते हो कि ज्ञान और जानकारी में बड़ा फर्क होता है। ठीक है, तो ज्ञान की अगर मैं बात करूं, अगर आप लोग ये समझ रहे हैं कि मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं, मैं आपसे ज्ञान की बातें कर रहा हूं, ज्ञान दे रहा हूं, अगर आप ये सोचते हो तो मैं इसका जवाब दूंगा कि नहीं, मैं आपको कोई ज्ञान नहीं दे रहा।
ज्ञान जो है ये सूचनाओं से संप्रेषित होता है। जो हम सूचनाएं इकट्ठी करते हैं उन सूचनाओं को हम अपने जीवन में लेके आते हैं और उनसे हम जो अनुभव लेते हैं उस अनुभव से हम जो कामयाबी लेते हैं उस कामयाबी को हम बोलते हैं ज्ञान। वहां पर उस ज्ञान का मतलब निकलता है। तो K4 हो गया नॉलेज, यानी कि हमें ज्ञान लेना है। ज्ञान किस चीज का लेना है? हम जिस भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं हमें उस इंडस्ट्री का ज्ञान होना चाहिए, या हम जो भी काम करने वाले हैं हमें उस काम का ज्ञान होना जरूरी है। अगर आप नेटवर्कर हैं, नेटवर्किंग में टॉप लेवल पे जाना चाहते हैं, बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, तो आपको उसका ज्ञान लेना चाहिए अगर आपको आगे बढ़ना है। नेटवर्किंग का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। अगर आप क्रिकेटर बनना चाहते हो तो आपको क्रिकेट का नॉलेज होना चाहिए। अगर आप किसी एग्जाम को फाइट करना चाहते हो तो आपको उस एग्जाम का पूरा पता होना चाहिए कि इसमें पैटर्न क्या आएगा, एग्जाम में कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कहाँ पर इसका हमें क्या क्या चीजें सीखनी चाहिए। तो इन चीजों का ज्ञान हमें होना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज काश, KASH, तो K फॉर नॉलेज और A का मतलब हो गया एटीट्यूड। एटीट्यूड जो है ये अच्छा पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होता। एटीट्यूड होता है अच्छा या बुरा। हमें हमेशा हमारे एटीट्यूड को अच्छा रखना है, हमें सकारात्मकता की ओर चलते रहना है, हमें सीखते रहना है और सीखने का एटीट्यूड रखिए, सकारात्मक रखिए। तो हमें सकारात्मकता की ओर चलते रहना है, एटीट्यूड हमेशा अच्छा रखना है और उस अच्छे एटीट्यूड की वजह से हमारे पास बहुत सारे लोग हमसे जुड़ते हैं, हमें सामान देते हैं या वो भी हमसे कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। तो हमेशा हमारे एटीट्यूड को अच्छा रखना है, ठीक है। अगर एटीट्यूड को हम पॉजिटिव रख सकते हैं, पॉजिटिविटी के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहूंगा कि एक बार एक विचारक थे, उन्होंने एक चीज बताई कि उन्होंने ये कहा कि अगर मेरा कोई एक्सीडेंट हो जाए और उस एक्सीडेंट में मेरी एक टांग कट जाए तो मैं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करूंगा कि थैंक्स टू गॉड कि मेरी एक टांग और 2 हाथ बच गए। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, कि अगर एक विचारक ने कहा कि अगर मेरा एक्सीडेंट होता है और एक्सीडेंट में मेरी एक टांग कट जाती है तो भी मैं भगवान को शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि भगवान ने मेरे एक पैर और 2 हाथ सुरक्षित रखे हैं। अगर मेरा दूसरा पैर भी कटता है तो भी मैं भगवान को शुक्रिया अदा करूंगा कि मेरे दोनों हाथ तो सलामत रखे, और अगर मेरे दोनों हाथ भी कट जाते हैं तो भी मैं भगवान को शुक्रिया अदा करूंगा कि मुझे जिंदा तो रखा। तो ये एक नजरिया है, एटीट्यूड है एक नजरिया, कि हमारा नजरिया अच्छा है या बुरा है, या सकारात्मक है या नकारात्मक। तो हमेशा हमें हमारे नजरिए को सकारात्मक रखना है। तो सकारात्मक नजरिए के साथ में जब भी हम चलेंगे तो हमें आगे बढ़ने में मुश्किलें नहीं आएगी। और तीसरा आ गया एस फॉर स्किल्स, कौशल। हमें हमेशा हमारे कौशल को बढ़ावा देना चाहिए, हमें सीखते रहना चाहिए और हमें ये देखना है कि हमारा कौशल किस चीज में जा रहा है, हम कैसे कौशल होते हैं और हम अपने आप को और ज्यादा अच्छा कैसे बना सकते हैं, हम अपने इंडस्ट्री में अपने काम में और ज्यादा मास्टरी कैसे हासिल कर सकते हैं। हमेशा अपने काम में मास्टर बनना जरूरी है। यहाँ तक कि रघुवंत दादा साहब ने भी कहा है कि आप जो भी काम करो उसमें टॉप 3 में अगर आप रहते हो तो आपका काम करने का मतलब निकलता है, वरना कोई मतलब नहीं है। तो हमें हमेशा कौशल बने रहना है, कौशलता हमारे अंदर आनी चाहिए। और चौथा पॉइंट आ गया एच। अगर हमारे पास में नॉलेज है, हम अपने ज्ञान को बढ़ाते जा रहे हैं और अच्छे सकारात्मक नजरिया के साथ में बढ़ रहे हैं और कौशलता बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें इन तीनों चीजों से चौथा जो हमारा पॉइंट मिलता है वो एच फॉर हैबिट्स, यानी कि इन तीनों चीजों को हम अपनी आदत में लेके आते हैं, हम अपनी हैबिट में लेके आते हैं, तो हमें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। हमें लगातार आगे बढ़ने के लिए इन चीजों को अपनी आदत में शामिल करना ही पड़ेगा, तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये जो चीजें थी, ये जो कास्ट थ्योरी है, KASH, K फॉर नॉलेज, A फॉर एटीट्यूड, S फॉर स्किल और H फॉर हैबिट, तो हमें इनको अपने आदतों में डालना है और रोज इसको ध्यान में रखना है। और ये जो ध्यान में रखेंगे, बार बार हमें इसे याद रखना है, ये जो पॉइंट्स है ये हमें आगे बढ़ने में बहुत 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 मदद करेंगे। मैंने भी इन्हीं चीजों को सीखा और इन चीजों को सीखने के साथ साथ में मैं यही कहूंगा कि अगर हम बार बार अपनी चीजों को देखेंगे, अपने काम को देखेंगे, मैं ये कहूंगा कि हम जिस काम में है उस काम के ऊपर हमें फोकस रखना है। हमारा जो काम है ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ये कहूंगा कि सबसे आसान इंडस्ट्री है, सबसे आसान।
इसमें करना क्या है, हमें सामने वाले को अपने प्रोडक्ट दिखाने हैं, और जैसे ही सामने वाला हमारे प्रोडक्ट देखता है, उसको बताना है इन प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या है, इनका यूज क्या है, इसका प्राइस क्या है और इसका फायदा क्या है। यही चीजें हमें बतानी है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अक्सर लोग ये होते हैं कि कुछ लोग क्यों आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि वो अपनी चीजों को आगे बढ़ाते नहीं। रोज जो हमारी रोज की जो दिनचर्या है, उस दिनचर्या को पूरा प्रॉपर यूज नहीं कर पाते हैं। लोगों को बताने में उनको झिझक महसूस होती है, उनको ऐसे लगता है कि मैं इन प्रोडक्ट्स के बारे में कैसे बताऊं। तो मेरे दोस्त ये याद रखिए कि बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हमें एक एक प्रोडक्ट के लिए बता सकते हैं, उन चीजों का एडवर्टाइज कर सकते हैं, उन चीजों को हम तक पहुंचाने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो हमें अपने अच्छे प्रोडक्ट के लिए बताने की में दिक्कत कहाँ आती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें कामयाबी नहीं मिल रही है, हम क्या करें इनके लिए, कोई नया मूल मंत्र। तो मूल मंत्रों की मैं ये कहूंगा कि कोई ज्यादा मूल मंत्र की जरूरत नहीं है। सिंपल भाई, अपना पैकेज उठाओ, अपना सामान उठाओ और वो लोगों के सामने लेकर के जाओ, बताइए। अगर लोगों के पास आप नहीं जा सकते तो आप अपने घर में इन प्रोडक्ट्स को रखिए और लोगों को इन्फॉर्म कीजिए, इनवाइट कीजिए अपने घर पे चाय पीने के लिए, उनको चाय पिलाइए और फिर उनको साथ में ये प्रोडक्ट दिखाइए। उनको बोलिए कि मुझे राय चाहिए, मैंने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया, आप अपनी राय दीजिए, देखिए ये सारे प्रोडक्ट्स है। और राय देना सबको पसंद है, जैसे आपको और मुझे पसंद है राय देना, वैसे सब लोगों को पसंद है। राय देने के लिए कोई भी आएगा, देखेगा और वो बताएगा। हमें कामयाब होने के लिए, प्रोडक्ट के लिए बताना पड़ेगा, या तो हम जाके बताएं या लोगों को बुला के बताएं, लेकिन बताना पड़ेगा। मैं ये कहूंगा कि ये जो अपॉर्चुनिटी है, जब मैंने पहली बार इस अपॉर्चुनिटी को देखा था तो मेरे साथ में एक जो कहानी है वो मेरे साथ सिद्ध होती लगी। बार बार वो कहानी मेरे दिमाग में आ रही थी कि आनंद यही एक सही टाइम है, शायद ये ऊपर वाले की तरफ से कोई आकाशवाणी हो रही है, शायद ये कंसेप्ट जिसको तू चारों तरफ ढूंढ रहा है वो यही है। तो मैंने इस कहानी को देखा, सोचा, जब सीताराम जी दूसरे व्यक्ति को बता रहे थे, मैं अपनी तरफ सोच रहा था कि यार ये वो चीज है। वो कहानी क्या है मैं आप लोगों को सुनाना चाहूंगा कि एक बार क्या होता है, एक बंदर और एक बंदरिया एक पेड़ पे बैठे रहते हैं और वो पेड़ जो होता है वो एक नदी के किनारे पे होता है। उस समय वो लोग काफी देर तक अठखेलियां करते रहते हैं, शाम का समय होता है और शाम होते होते अचानक से एक बार एक आकाशवाणी होती है कि जो भी इसी समय इस नदी में कूदेगा वो एक सुंदर स्त्री या पुरुष बन के निकलेगा। ये आकाशवाणी होती है। बंदर और बंदरिया दोनों ने इस आकाशवाणी को सुना और सुनते ही बंदरिया झट से नदी में कूद पड़ी। जब वो नदी में कूदी और थोड़ी देर बाद में वो नदी से जब वापस निकली तो यकीन मानिए दोस्तों, वो एक सुंदर स्त्री बन के निकली, एक राजकुमारी बन के वो बाहर निकली। और जब वो बाहर निकली तो उसने अपने आसपास में देखा, कोई जब उसको आसपास में नहीं दिखा तो उसने पेड़ के ऊपर देखा, पेड़ पे बंदर बैठा था। अब बंदर को देख के उसने झट से अपने सिर पे मारी कि धत तेरी बेवकूफ, बंदर तो पहले से ही था। ये जो अपॉर्चुनिटी जो मिली थी, इस अपॉर्चुनिटी को सुनते एक बार कूद के देख लेता ना, शायद आदमी बन जाता। तो शायद के चक्कर में एक बार कूद के तो देखता। तो मैंने ये देखा कि ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये जो सीताराम जी किसी और को समझा रहे हैं, शायद ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए है, क्योंकि वहां पर जाने का मेरा कोई मकसद नहीं था। मैं कोइंसिडेंटली वहां पर उधर से निकलते हुए मैंने उनसे बात करी और वहां पर रुक गया था। तो मुझे लगा कि ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए है, मैंने उस अपॉर्चुनिटी को स्वीकार किया और आज आप लोगों के सामने हूं। इसी अपॉर्चुनिटी के लिए मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि एक बार एक रिपोर्टर थी और उस रिपोर्टर ने बिल गेट्स से पूछा कि आप इतने धनवान कैसे बन गए, कि आप इतने धनवान कैसे बन गए। और बिल गेट्स ने क्या किया, तुरंत अपनी एक चेकबुक निकाली और उस रिपोर्टर को पकड़ा दी कि आप एक काम कीजिए, जितना पैसा आपको चाहिए वो इस चेक में भर लीजिए और ये आप ले लीजिए। तो वो रिपोर्टर बेचारी एकदम से घबरा गई और उसने बोला कि नहीं नहीं सर, सॉरी सर, मेरा पूछने का मतलब ये नहीं था, मैं आपसे कुछ पैसा नहीं लेना चाहती, मैं बस जानना चाह रही थी कि आप इतने धनवान कैसे बने। तो बिल गेट्स ने बोला कि मैं इसी तरह से बना कि मैंने कभी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं किया। मैंने जो आपको एक चेकबुक पकड़ाई थी, आप 1 मिनट में बहुत पैसे वाले बन सकते थे। आपको क्या करना था, उसमें रकम भरनी थी और लेना था, आप पैसे वाले बन जाते 1 मिनट में। लेकिन आपने क्या किया, उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया। मैं इस तरह से अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करता हूं, इसलिए मैं आज यहाँ पर सक्सेसफुल हूँ, धनवान। ये जवाब उनको मिला। तो ये चीज हमें भी सोचनी चाहिए, हमें भी समझनी चाहिए कि अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना। और अपॉर्चुनिटी के साथ में मैं ये कहूंगा कि अपॉर्चुनिटी है तो उससे हम सकारात्मकता ले और सकारात्मकता से हम कामयाब जरूर होंगे, लेकिन कामयाबी का शॉर्टकट नहीं है।
आज बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो लोग शॉर्टकट में जाने की कोशिश करते हैं, अलग अलग कंसेप्ट को देखते हैं, लालच में चले जाते हैं, लेकिन शॉर्टकट में कामयाबी नहीं मिल सकती। इस चीज के लिए भी मैं आपको एक छोटी सी कहानी और सुनाना चाहूंगा कि एक बार क्या होता है, एक बार एक फकीर बाबा होते हैं। दोस्तों, मेरी हमेशा से आदत रही है कि मैं कहानियों के माध्यम से सभी लोगों को अपनी बातें जो है वो पहुंचाने की कोशिश करता हूँ, ताकि समझने में हमें आसानी रहे। क्योंकि जब से हम छोटे थे तब से हमने कहानियां सुन सुन के ये सारी चीजें सीखी है। स्कूल में भी हमने देखा है कि हमने बहुत सारी कहानियां से ही हम लोगों ने एजुकेशन ली है। तो यही मुझे अच्छा लगता है कि मैं कहानियां जब सुनाता हूँ तो लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, और उम्मीद करूंगा आपको भी बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो मैं ये कहूंगा कि ये कहानी में फिर से बताना चाहूंगा कि एक बार एक फकीर बाबा होते हैं। वो एक नदी के किनारे बैठे रहते हैं, गांव में बैठे रहते हैं, गांव में नदी होती है। तो वहां से जो भी लोग वहां से निकलते हैं, तो वहां वो सारे लोग उस फकीर बाबा को देखते हैं और बोलते हैं, देखते हैं और वहां से गुजरते हैं। जो भी लोगों को उनको वहां पर वो देते हैं, वो फकीर बाबा ले लेते हैं, उसी से अपना गुजारा करते रहते हैं। लेकिन जब भी कोई उनको कुछ देता है, वो जोर से एक बार चिल्लाते जरूर है कि जो चाहोगे वो पाओगे, जो चाहोगे वो पाओगे। जो भी उनको कुछ देगा वो फिर से जोर से बोलते हैं, जो चाहोगे वो पाओगे। अब लोग उनको देखते हैं, हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, और बहुत सारे लोग उन पर ध्यान भी नहीं देते। कुछ लोग होते हैं वो जाके और लोगों को बोलते हैं कि वहां पे बाबा है, वो बड़े पागल है। जो भी जाता है उसको बोलते हैं, जो चाहोगे वो पाओगे, जो चाहोगे वो पाओगे। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम जो चाहे वो हम पालें, जो हम सोचे वो हमें मिल जाए? ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन लोग बस सोचते रहते थे। कभी उन्होंने बाबा को पूछा नहीं कि बाबा ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन एक बार एक व्यक्ति आए और उन व्यक्ति ने उन बाबा को पूछा कि बाबा, आप हमेशा से बहुत दिनों से ये चीजें कहते जा रहे हो कि जो चाहोगे वो पाओगे, तो क्या ये संभव है? तो बाबा ने बोला कि हाँ जी, ये बिल्कुल संभव। तो उन्होंने बोला कि कैसे बाबा? तो उन्होंने बोला कि मेरे पास है कुछ, उनसे आप वो सारी चीजें पा सकते हो जो आप चाहते हो या जो आप सोचते हो। तो एकदम उस व्यक्ति की आंखों में चमक आ गई, एक उम्मीद की किरण आ गई कि यार, मैं बहुत धन्य हूं कि मैं इस बाबा के पास पहुंच गया कि जो मैं चाहूंगा वो मुझे मिल जाए। तो उसने कहा कि बाबा, मुझे आप बताइए बिना देरी के, क्योंकि मुझे सब्र नहीं है, मुझे आप बताइए कि क्या ऐसा वास्तव में हो सकता है कि मैं जो चाहूं वो पालूं? तो बाबा ने कहा कि हाँ जी, बिल्कुल ये हो सकता है। बाबा ने कहा कि ठीक है, आप यहाँ पर बैठो मेरे सामने और अपने दोनों हथेली आगे बढ़ो। उन्होंने दोनों हथेली आगे बढ़ाई और बाबा ने उनको बताया कि मेरे पास एक हीरा और एक मोती है, ये मैं आपको दूंगा, और उस हीरे और मोती से आप जो भी चाहोगे अपनी जिंदगी में उसे पा सकते हो। व्यक्ति बहुत खुश हो गया, उसने दोनों हथेली आगे बढ़ा दी और वो इंतजार करने लगा कि कब बाबा मेरी हथेलियों में एक हीरा और एक मोती रखे। बाबा ने एक हथेली, अपने हाथ को एक हथेली पे, उस व्यक्ति की एक हथेली पे रखा और कहा कि बेटा, मैं इस हाथ में तेरे एक मोती दे रहा हूं, और इस मोती को कसकर अपनी मुट्ठी में बंद कर लो। इसको बिल्कुल मत छोड़ना, एकदम कस के रखना, अपने कंट्रोल में रखना। ये मोती है और इस मोती का नाम है समय, टाइम। उस व्यक्ति ने बड़ा सोचा कि ये क्या मतलब हुआ। तो बाबा ने उसको समझाया कि बेटा, समय जो है, इस समय को अगर आपने इस समय का सदुपयोग कर लिया तो आपको कोई नहीं रोक सकता। ये जो समय नाम का मोती है, इससे आप बहुत सारे अनगिनत मोती आप बना सकते हो अपनी जिंदगी में। इस समय का हमेशा सदुपयोग करना, समय का कभी दुरुपयोग मत करना। हर एक व्यक्ति के पास में यही 24 घंटे होते हैं। कोई इस 24 घंटे में समय को सदुपयोग कर लेता है और कोई इसमें आराम कर लेता है, बैठा रहता है और कुछ नहीं हो सकता उसका। ये होता है। तो इस समय का सदुपयोग कर लेना। अगर आपने इस समय का सदुपयोग कर लिया तो आप इसे कई मोती बना लोगे और आपको कभी कोई तरह की दिक्कत नहीं आएगी। आप चाहे जितने अमीर बन सकते हो, चाहे जितने पैसे वाले बन सकते हो, अगर आपने इस समय को अपने कंट्रोल में रखा तो, इस समय का ध्यान रखा तो। और जब उन्होंने दूसरे हाथ की हथेली पे रखा, अपना दूसरा हाथ रखा, और तो उन्होंने ये कहा कि बेटा, इस हाथ में मैं आपको एक मोती दे रहा हूं, और ये मोती है धैर्य। इस मोती का नाम है धैर्य। इसको भी बहुत अच्छे से रखना। जब आप समय के साथ में अच्छा काम करते रहो
और कोई भी काम शुरू करो तो इस धैर्य नाम के मोती को पहन लेना और हमेशा धैर्य रखना, क्योंकि कामयाबी रातों रात नहीं मिलती है। इसके लिए हमें हमेशा धैर्य रखना ही पड़ेगा। अगर हम धैर्य रखेंगे तो हम आगे बढ़ते रहेंगे, और धैर्य नहीं रखेंगे तो हम हड़बड़ाहट में अपने जो बिजनेस है उसको हम खो सकते हैं, हमारा जो आने वाला समय है उसको हम खराब कर सकते हैं। तो हमेशा धैर्य रखना और समय का सदुपयोग करना। तो समय के सदुपयोग के साथ में हम धैर्य रख के आगे बढ़ते रहेंगे तो हमें उसमें एक अलग खुशी मिलेगी, हमें उससे एक उम्मीद मिलेगी और आगे बढ़ने की, और जो भी हमें मिलेगा हमें उसमें एक असीम संतुष्टि की परिपूर्णता हमें मिलेगी, और वो संतुष्टि हमें और आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती रहेगी हमेशा। तो हमेशा इन दो चीजों को विशेष ध्यान रखें, और इन्हीं चीजों को हम लोग हमारे साथ में भी शामिल कर सकते हैं, हमारे काम में भी शामिल कर सकते हैं कि नेटवर्क इंडस्ट्री में हम लोग रातों रात करोड़पति नहीं बन सकते। अगर रातों रात करोड़पति बन रहे तो कुछ न कुछ रातों रात करोड़पति नहीं बनेंगे। नेटवर्क इंडस्ट्री में हमें क्या करना है, हमें ये जो 24 घंटे मिलते हैं, इस 24 घंटे को हमें समयबद्ध करना है, सारणीबद्ध करना है कि हमें कौन से समय में क्या करना है। पावर ऑफ 8 को इस्तेमाल करना है, यानी कि हम रोज सुबह 8 बजे हम अपने घर के दरवाजे को बाय बाय करते हैं। 8 बजे हम लोग अगर हमारे घर से निकल जाएंगे और रात को 8 बजे तक हम बाहर रहेंगे तो उस 8 बजे से 8 बजे तक हम बहुत सारे लोगों से मिलेंगे। ये हमें नियम में डालना पड़ेगा कि हमें 8 बजे हमारे घर को छोड़ना चाहिए, और छोड़ेंगे तो इसके लिए हमें जल्दी उठना है, वो सारे काम हमें करना है, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, हमारे बाहर का जो अभी कोरोना का जो समय चल रहा है इसका भी हमें ध्यान रखना है, और सारी सुरक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमें लोगों से आगे मिलते रहना है। और जब मिलते रहेंगे, हमने बहुत सारे साथियों के लिए वहां से रिजाइन किया था, क्योंकि हमने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो चीज सीखी थी और जो चीज देखी थी वो मुझे नहीं मिल पा रही थी। मैंने ये देखा है हमेशा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की जब हम शुरुआत करते हैं, किसी को भी कोई बिजनेस प्लान दिखाते हैं, शो करते हैं,